वेलकम टू मैथ कैट। मैं सरमद अब्बासी हूँ। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के 3 बहुत ही खूबसूरत पीसेस देखेंगे। ज़्यादातर लोग मैथमेटिक्स इसलिए सीखते हैं क्योंकि उन्हें आम ज़िंदगी में उसकी ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हिसाब किताब करना होता है। लेकिन वो लोग जो अपने आप को मैथमेटिशियंस कहते हैं, जो अपनी सारी ज़िंदगी मैथमेटिक्स पढ़ने में गुजार देते हैं, वो मैथमेटिक्स इसलिए नहीं करते कि उसकी कोई एप्लीकेशन होगी। वो मैथमेटिक्स इसलिए करते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स उन्हें बहुत खूबसूरत लगती है। उसके थ्योरम्स, उनके प्रूफ्स उन्हें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। उनके लिए मैथमेटिक्स इस तरह से है कि जिस तरह कोई पेंटर एक पेंटिंग बनाता है या कोई पोएट पोइट्री करता है। G.H. हार्डी ने, जिसका कॉल पीछे लिखा हुआ है, उसने कहा था कि ब्यूटी इज़ द फर्स्ट टेस्ट, देयर इज़ नो परमानेंट प्लेस इन दिस वर्ल्ड फॉर अगली मैथमेटिक्स। तो आज मैं इस वीडियो में आपको अपने 3 फेवरेट पीसेस दिखाऊंगा, समझाऊंगा, और ये पीसेस बहुत ही आसान हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। और आज हम इस मैथमेटिक्स की एस्थेटिक साइड को अप्रिशिएट करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको मैथमेटिक्स की अपनी सबसे फेवरेट कहानी सुनाता हूँ, और ये कहानी है एक बहुत ही अजीम मैथमेटिशियन के बारे में जिसका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। लेकिन ये कहानी उसके बचपन की कहानी है, और ये कहानी मैंने भी बचपन में सुनी थी। और जब ये मैंने कहानी सुनी थी तो उस वक्त मुझे मैथमेटिक्स से प्यार हो गया था। तो कहानी इस तरह से है कि गॉस बच्चा था, क्लास में था 4th, 5th या 6th में, और एक दिन उसका टीचर क्लास में आया और वो शायद थका हुआ था या उसका दिल नहीं कर रहा था कि वो क्लास पढ़ाए। इसलिए उसने सोचा कि बच्चों को एक मुश्किल कैलकुलेशन दे देते हैं, बच्चे अपना काम करते रहेंगे और वो टीचर या अपना काम करेगा या आराम से रिलैक्स करेगा। तो उसने क्या किया कि बोर्ड पे एक सवाल लिखा। उसने लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 50 + 51 + ... + 96 + 97 + 98 + 99 + 100 इक्वल्स। यानी कि उसने बच्चों से कहा कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी हिस्से हैं उनका सम मुझे बताओ। तो बच्चे अपनी कैलकुलेशंस करना शुरू हो गए, और गॉस जो पिछली बेंच पे बैठा था वो आहिस्ता आहिस्ता अपने टीचर के पास आया और उसने टीचर को अपनी कॉपी दिखाई, और उस कॉपी पे लिखा था 5050, और उसके अलावा उस कॉपी पे कुछ भी नहीं लिखा था, कोई कैलकुलेशन उसने नहीं की थी। तो उसके टीचर ने उसे डांटा, या खैर एक वक्त ऐसा आया जब टीचर को मानना पड़ा कि गॉस का जवाब सही है। तो उसने गॉस से पूछा कि ये तुमने इतना जल्दी कैसे किया? क्या तुमने 1 से लेकर 100 तक पहले हिस्सों को कभी जोड़ के देखा था कि तुम्हें याद हो उसका जवाब? तो गॉस ने उसे कहा ये तो बहुत ही आसान सवाल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे किया। मैंने क्या किया कि मैंने पहले 1 को 100 के साथ ऐड किया, तो जवाब आया 101। उसके बाद फिर मैंने 2 को 99 के साथ ऐड किया, तो जवाब आया 101। उसके बाद मैंने 3 को 98 के साथ ऐड किया, तो जवाब आया 101। उसके बाद मैंने 4 को 97 के साथ ऐड किया, तो जवाब आया 101। तो आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे एक आगे जाएंगे तो ये हिस्सा एक बढ़ेगा, और पीछे आएंगे तो ये एक कम होगा। तो इनका जवाब जो है वो हमेशा 101 ही रहेगा। जैसे 5 + 96 इज़ अगेन 101, और आखिर में हम ये जो है 50 + 51 करेंगे, वो भी 101 आएगा। तो गॉस ने कहा तो फिर तो ये सवाल बहुत आसान हो गया, मेरे पास 50 पेयर्स हैं और उनमें
हर कोई सम करता है 101, सो आंसर मस्ट बी 5050। ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है कि गॉस, तो इसलिए मैं इस छोटे से रिजल्ट को इसको लिटिल गॉसेस थ्योरम कहता हूँ। लिटिल गॉसेस थ्योरम, यानी ये थ्योरम मैं उस अजीम मैथमेटिशियन के नाम नहीं करता, बल्कि उस बच्चे के नाम करता हूँ जिसने 6ठी ग्रेड में इसको डिस्कवर किया था। आइए देखते हैं कि इसको हम और किस तरह से देख सकते हैं। आइए हम गॉस के थ्योरम को एक और तरीके से देखते हैं। गॉस जो है वो 1 से लेकर नंबर्स ऐड करना शुरू करता है, 1 2 3 4, और इस बार हम उसको n तक ले जाते हैं। तो हमारे पास नंबर होंगे n-3, n-2, n-1 और n। अब हमें मालूम है कि अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं और उनको ऐड करना है तो हम किसी भी ऑर्डर में उनको कर सकते हैं। तो इसको हम s लिख लेते हैं, लेकिन s इसके भी बराबर होगा अगर हम इस सम को उल्टा लिखें, यानी n प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस 4 प्लस 5, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी हमने यहाँ पे नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे थे और अब हमने उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। अब हम क्या करते हैं कि इनको ऐड करते हैं, लेकिन कॉलम वाइज। तो हम इस कॉलम को पहले ऐड करते हैं, तो 1 और n मिलके n+1 बनता है, और 2 और n- मिलके n+1 बनता है, और 3 और n-2 मिलके n+1 बनता है। तो जैसे मैं आगे जाता हूं तो ऊपर वाला सम एक ऊपर जाता है और नीचे वाला सम एक नीचे आता है, तो उनका सम हमेशा एक ही रहता है। तो यहाँ पे भी मुझे n+1 मिलेगा, और अगर आप आखिर में देखेंगे तो 4 + n-3, यहाँ पे भी आपको n+1 मिलेगा, n+1 मिलेगा, n+1 मिलेगा और n+1 मिलेगा। तो अब मेरे पास जो है ये एक ही नंबर है जो ऐड हो रहा है, और रिपीटेड एडिशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। तो कितने n+1 है मेरे पास? n। तो ये आंसर हो गया n टाइम्स n+1। लेकिन याद रहे कि ये हमने दो सम्स लिए हैं, तो 2s इज इक्वल टू n टाइम्स n+1। सो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड कि s किसके बराबर होगा? इस क्वांटिटी को 2 से डिवाइड करेंगे, सो दिस वुड बी n टाइम्स n+1 ओवर 2। तो ये है लिटिल गॉसेस थ्योरम। अब आइए हम गॉस के थ्योरम को एक विजुअल तरीके से देखते हैं। तो वैसे तो विजुअल प्रूफ्स मैथमेटिशियन फॉर्मल प्रूफ्स की तरह एक्सेप्ट नहीं करते, प्रूफ लिखना पड़ता है, लेकिन विजुअल प्रूफ्स बहुत ही मज़ेदार होते हैं और ये हमें ये समझाते हैं कि कोई चीज़ क्यों ट्रू है, कोई थ्योरम क्यों ट्रू है। तो ये देखें, ये यहाँ पे हमने एक स्टेयरकेस सा बनाया हुआ है, और ये जो पहला स्क्वायर है इसकी विड्थ 1 है और इसकी हाइट भी 1 है, ठीक है। और जो दूसरा रेक्टेंगल है उसकी विड्थ 1 है, वही विड्थ है, लेकिन उसकी हाइट हमने 2 कर दी है। सो ये हाइट जो है ये 2 है। और उसी तरह तीसरा रेक्टेंगल जो है उसकी विड्थ वही है, हाइट 3 है, 4th 5th 6th 7th एंड अगर आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करें तो n तक आप जा सकते हैं। खैर हमारे लिए n 8 है। तो अब हम इस स्टेयरकेस के नीचे ये जो एरिया है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो एक तो ये है कि हर रेक्टेंगल की एरिया को ऐड कर दी जाए। इसकी एरिया है 1,
इसकी एरिया है 1 टाइम्स 2, वो है 2। इसकी एरिया जो है 1 टाइम्स 3, सो वो है 3। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास n रेक्टेंगल्स होंगे तो एरिया 1 + 2 + 3 अप टू n आ जाएगा, जो कि सम हम स्टडी करना चाहते हैं। अब हम एक मज़ेदार बात करते हैं, हम इसकी एरिया एक और तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो पहले मैं एक डायगोनल बनाता हूँ यहाँ पे, ये मैंने डायगोनल बना दी, ठीक है ना। और अब ये देखें कि ये एरिया जो है ये वाइट एरिया है, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो इस डायगोनल के नीचे है। पहले इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये वाइट एरिया कितनी है। ये जो है n/n² है, इसकी विड्थ भी n है और इसकी हाइट भी n है, तो इसलिए इस स्क्वायर की एरिया होगी n²। लेकिन हमें सिर्फ डायगोनल के नीचे की एरिया देखनी है जो आधी है, तो ये एरिया होगी n²/2। और उसके अलावा हमारे पास ये छोटे आधे स्क्वायर्स बच गए हैं, तो हमें वो एरिया भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये मैं इनको पर्पल कर देता हूँ, तो ये हमें पर्पल जो एरिया है उसको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो पर्पल एरिया कितना है, हमारे पास टोटल n छोटे आधे स्क्वायर्स हैं, और हर एक की एरिया कितनी है, वो तो एक छोटे स्क्वायर में से आधा होके बना है, तो उसकी एरिया होगी 1/2। तो क्योंकि हमने एक ही चीज़ 2 बार कैलकुलेट की है, वो है एरिया अंडर दिस स्टेयरकेस, इसलिए ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा अलजेब्रा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वही आंसर है जो गॉस ने दिया था। एक और खूबसूरत तरीका गॉस के थ्योरम को देखने का, मैं अब आपको एक बात बताता हूँ। इस प्रूफ टेक्निक में हमने क्या किया, हमने एक ही क्वांटिटीज़ को 2 तरीके से कैलकुलेट किया। जब आप ये करते हैं तो आप उसके बीच में इक्वल साइन डाल सकते हैं और आपको एक इक्वेशन मिलती है, और इक्वेशन जो है वो इंफॉर्मेशन होती है। ये मैथमेटिक्स में बार बार टेक्निक आती है कि एक ही चीज़ को 2 तरीके से कैलकुलेट करें और फिर उनको इक्वल कर दें, वहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगी और इक्वेशन में इंफॉर्मेशन होती है। आइए अब हम गॉस के थ्योरम को एक और तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने डॉट्स बनाए हैं 2 रंगों में। तो पहले तो देख लेते हैं ग्रीन डॉट्स को। तो पहली रो में एक ग्रीन डॉट है, दूसरी में 2 हैं, तीसरी में 3 हैं, 4, 5, और आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके इसको n कह सकते हैं। और अगर आप देखें तो जो रेड डॉट्स मैंने बनाए हैं वो एक ज़्यादा है, ठीक है ना। अच्छा, अब द नंबर ऑफ ग्रीन डॉट्स जो हैं, द नंबर ऑफ ग्रीन डॉट्स, ये कितने हैं डॉट्स, ये कितने हैं, ये तो बहुत आसान है। ये है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू n, हमारे पास n ग्रीन डॉट्स हैं। अब हम एक मज़ेदार ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो ये है कि अगर मैं कोई भी ग्रीन डॉट लेता हूँ, जैसे ये है, तो ये मुझे 2 रेड डॉट्स पे ले जाता है। एक यहाँ ले गया और एक दूसरे बाजू में यहाँ ले गया, यानी इन 2 रेड डॉट्स पे मुझे एक ग्रीन डॉट ले गया। इसी तरह अगर मैं कोई और ग्रीन डॉट ले लेता हूँ, लेट्स से मैं ये वाला लेता हूँ, तो ये मुझे इस जो है रेड डॉट पे ले गया और इस रेड डॉट पे ले गया, यानी इन 2 रेड डॉट्स पे ले गया मुझे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हर 2 रेड डॉट्स, अच्छा, और मैं ये उल्टा भी जा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं ये 2 रेड डॉट्स ले लेता हूँ और यहाँ से फिर मुझे एक ग्रीन डॉट ये वाला मिल जाता है। अगर मैं पीछे की तरफ जाना चाहूँ तो जहाँ पे ये 2 एरोज मिलेंगे वो मुझे ग्रीन डॉट मिल जाएगा। तो हर ग्रीन डॉट मुझे
दो रेड डॉट्स पे ले जाता है और हर दो रेड डॉट्स में मैं एक ग्रीन डॉट पे वापस आ सकता हूँ। उसका मतलब ये है कि द नंबर ऑफ ग्रीन डॉट्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ रेड डॉट्स। और रेड डॉट्स मेरे पास कितने हैं? n+1। हम ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5, 6 और ये n होगा और ये n+1 रेड डॉट होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप रुक के किसी मैथमेटिशियन से पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास n+1 रेड डॉट्स हों और आप उनके पेयर्स बनाएं तो कितने बनेंगे, और आपको जवाब मिलेगा कि ये n+1 चूज 2 मिलेंगे। और अगर आप उस मैथमेटिशियन से फॉर्मूला पूछें तो वो आपको ये वाला फॉर्मूला दे देगा जो गॉस ने हमें दिया था। तो गॉस का थ्योरम हमें एक काउंटिंग आर्गुमेंट से मिल जाता है। अच्छा, अगर आप ये काउंटिंग आर्गुमेंट इस्तेमाल ना करना चाहें तो गॉस ने तो पहले ही हमें बता दिया है कि ये क्वांटिटी n टाइम्स n+1/2 है। तो आप इससे ये नतीजा निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ रेड डॉट्स मस्ट बी इक्वल टू दिस क्वांटिटी। सो अगर आप चाहें तो इस आइडिया को किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इस प्रूफ में भी मैंने वही काम किया। मैंने एक क्वांटिटी को दो तरह से काउंट किया। इसमें मैंने कैलकुलेट नहीं किया, काउंट किया। मैंने ग्रीन डॉट्स को दो तरह से काउंट किया, एक तो सीधा गॉस सम से और दूसरा मैंने कहा कि वो मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पेयर्स। और फिर मुझे एक इक्वेशन मिली और उस इक्वेशन में इंफॉर्मेशन है। अब हम ये जो गॉस का थ्योरम है इसकी तीन मज़ेदार खूबियों को देखते हैं। पहली बात तो ये, जब मैंने पहले सुना था, पहली बार जब मैंने इसको देखा था तो मैं चौंक गया था कि ये क्या हुआ, 1 से लेकर 100 तक नंबर्स इतना जल्दी ऐड हो गए। तो ये उस लिहाज से अनएक्सपेक्टेड है। हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को ये ना लगे, लेकिन वो इसलिए है कि हमने इस थ्योरम को बार बार देखा है, वरना तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने देखा कि इसके मैंने आपको 2-3 मुख्तलिफ तरीके इस तक पहुंचने के दिखाए। तो उसका मतलब ये है कि ये एक तरह से अगर इंसान मैथमेटिक्स करता रहे तो कहीं ना कहीं उसे ये थ्योरम डिस्कवर करना पड़ेगा। तो उस लिहाज से ये इनएविटेबल है, इनएविटेबल। और तीसरी इसमें जो मज़ेदार और ख़ास बात है वो ये है कि इतने मुश्किल सम को ये एक कॉम्पैक्ट तरीके से हमें समझा देता है, हमें बता देता है। तो उस तरह से ये इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल। तो एक बहुत ही अजीम रियाजीदान थे G.H. हार्डी, G.H. हार्डी। उनका कहना था कि एक ग्रेट थ्योरम में ये तीनों चीज़ें होना ज़रूरी हैं। तो अगर हम G.H. हार्डी का क्राइटेरिया अप्लाई करें तो हम इसको लिटिल गॉसेस ग्रेट थ्योरम भी कह सकते हैं। थैंक यू। आइए मैं अब आपको अपने एक और फेवरेट थ्योरम के बारे में बताता हूँ, और ये है पाइथागोरस थ्योरम। ये आप सबको पता होगा थ्योरम, और ये थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में है। तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का होता है, यानी राइट एंगल होता है, और जो राइट एंगल होता है उसके ऑपोजिट जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो बाकी दो साइड्स हैं उनको हम लेग्स कहते हैं, लेग। सो ये एक लेग है और ये एक लेग है, और इनमें फ़र्क करने से कोई ज़्यादा चीज़ नहीं हमें मिलती, वो आप देखेंगे। और पाइथागोरस का थ्योरम ये है कि अगर आप एक लेग की लेंथ को ए कहें, दूसरे लेग की लेंथ को बी कहें,
और हाइपोटेन्यूज की लेंथ को c कहें तो ये बहुत ही खूबसूरत इक्वेशन हमें मिलती है a² + b² = c²। यानी कि अगर मैं यहाँ पे a/a का एक डब्बा बनाऊं, स्क्वायर बनाऊं, और यहाँ पे एक b/b का स्क्वायर बनाऊं, तो इन दो डब्बों की एरिया इस डब्बे की एरिया के बराबर होगी, जो c/c² होगा उसके बराबर होगी। और ये थ्योरम बहुत खूबसूरत है। ये थ्योरम वैसे तो पाइथागोरस के नाम से मंसूख है, लेकिन तारीख में पाइथागोरस की राइटिंग में कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिलता। इसका पहला प्रूफ जो है वो यूक्लिड की किताब एलिमेंट्स में है, और ऐसे लगता है कि उससे पहले भी लोगों को इस थ्योरम के बारे में पता था, सुमेरियंस को पता था, लेकिन उन्होंने प्रूफ नहीं लिखा। पहला प्रूफ जो है वो यूक्लिड की राइटिंग्स में हमें मिलता है। तो एक तरह से ये तारीख में एक अजीब चीज़ है कि ये थ्योरम जो है पाइथागोरस के नाम से मंसूख है, लेकिन अब इस तारीखी गलती को ठीक करने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये अब इसी नाम से जाना जाता है। तो आइए अब हम इसका एक बहुत ही खूबसूरत प्रूफ देखते हैं। आइए अब हम पाइथागोरस के थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत प्रूफ है और इसको मैंने नाम दिया है द टू केक प्रूफ। द टू केक प्रूफ। और इस प्रूफ में हम दो केक्स बनाएंगे। दोनों केक्स एक जितने हैं और बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ उनके फ्लेवर्स में फ़र्क है। ये वाला वनीला है और ये वाला स्ट्रॉबेरी है। और इन केक्स की ये स्क्वायर केक्स हैं, तो इनकी हाइट और विड्थ जो है वो बराबर है। और हाइट कितनी है मैं आपको मेजर करके दिखा देता हूँ। ये मैंने रसल की किताब से ये लेंथ a ली है, और ये मैंने इस हाइट को b लिया है। तो ये केक जो है इसकी विड्थ जो है a + b है, और इसकी हाइट जो है वो भी a + b है। इसी तरह ये वाला जो स्ट्रॉबेरी केक है, इसकी विड्थ जो है वो a + b है, और इसकी हाइट जो है वो भी a + b है। तो ये दोनों केक्स बिल्कुल एक जैसे और एक जितने हैं, सिर्फ ये वनीला है और ये स्ट्रॉबेरी है। तो अगर हम इनकी एरिया देखें तो वो होगी a + b² ये होगी एरिया इन दोनों केक्स की। अच्छा, अब मैं इन केक्स को खाना शुरू करूँगा। तो पहले मैं वनीला वाला केक खाता हूँ, और उसमें से मैं एक ये वाला ट्रायंगल खा लूँगा। तो ये वाला ट्रायंगल मैंने खा लिया। तो ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ वहाँ से देख सकते हैं हम, ये c होगी। इसी तरह मैं ये वाला ट्रायंगल खाता हूँ, और अब देखते हैं तो ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ c होगी। और मैं ये वाला भी ट्रायंगल खाता हूँ, तो ये लेंथ कितनी होगी? ये c होगी। और फाइनली मैं ये वाला ट्रायंगल भी खाता हूँ, तो ये लेंथ कितनी होगी? ये भी c होगी। तो यहाँ पे कितना केक बच गया, कितनी एरिया बच गई? वो है c²। अच्छा, अब मैं अपना स्ट्रॉबेरी केक खाता हूँ। उसमें से मैं वैसे ही 4 ट्रायंगल्स खाऊंगा। तो पहला ट्रायंगल तो मैं ये खाता हूँ, और ये मेरी लेंथ यहाँ पे c होगी। लेकिन दूसरा ट्रायंगल मैं ये वाला खाता हूँ, ठीक है। ये इसकी हाइट a है और विड्थ b है, तो ये भी वैसा ही ट्रायंगल है। तीसरा ट्रायंगल मैं ये वाला खाता हूँ, तो ये c होगी। और चौथा ट्रायंगल मैं ये वाला खाता हूँ,
तो इसकी विड्थ a है और हाइट b है। तो ये मैंने वैसे ही 4 ट्रायंगल वहाँ से खाए। तो यहाँ पे कितनी एरिया बच गई ये देखें। जो स्ट्रॉबेरी केक है ये 2 केक्स में टूट चुका है, और इसमें एक छोटा केक है जिसकी एरिया है a बाई a, सो उसकी एरिया है a स्क्वायर, और इसकी है b बाई b, सो इसकी एरिया है b स्क्वायर। यानी यहाँ पे जो एरिया बची है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, और यहाँ पे जो एरिया बची है वो c स्क्वायर है। अब वही टेक्निक हमने मैथ्स में यूज़ की है। हमने दोनों केक लिए एक ही साइज़ के और उनमें से इक्वल अमाउंट खाया, तो लेफ़्ट ओवर अमाउंट बराबर होना चाहिए। उसका मतलब है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू c स्क्वायर। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रूफ। सो ये बहुत ही खूबसूरत प्रूफ है पाइथागोरस के थ्योरम का। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा और प्रूफ बताता हूँ। अगर आपको 2 केक पसंद नहीं है तो उसको मैं कहता हूँ 1 केक प्रूफ। 1 केक प्रूफ। और 1 केक प्रूफ में हम 2 केक इस्तेमाल नहीं करते, हम स्ट्रॉबेरी केक इस्तेमाल नहीं करते, हम सिर्फ वनीला केक को देखते हैं। तो इस वनीला केक की एरिया कितनी है? ये है a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी बाय a प्लस बी। अच्छा, लेकिन ये बराबर होनी चाहिए, जो बच गया वो c स्क्वायर्ड है प्लस जो मैंने खाया। तो मैंने 4 ट्रायंगल्स खाए और हर ट्रायंगल की एरिया कितनी थी? वो a उनका बेस था और b उनका एल्टीट्यूड था। तो अगर आपको याद हो तो ट्रायंगल की एरिया होती है हाफ बेस टाइम्स एल्टीट्यूड। तो अब हमें थोड़ा सा अलजेब्रा आता है। हमें a प्लस बी होल स्क्वायर को अगर हम देखें तो वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, और ये बराबर है c स्क्वायर प्लस 2ab के। और अब ये 2ab दोनों कैंसिल हो जाते हैं और हमें हमारा पाइथागोरस का थ्योरम मिल जाता है। तो अगर आप चाहें तो आप 2 केक से ये प्रूफ कर सकते हैं और आपको अलजेब्रा नहीं करना पड़ेगा, और अगर आप चाहें तो आप 1 केक से ये प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन आपको अलजेब्रा करना पड़ेगा। और ये अलजेब्रा कहाँ है? ये अलजेब्रा इस केक में छुपा हुआ है। देखें, ये कह रहा है a प्लस बी times a plus b, so a plus b whole squared is equal to a squared plus b squared plus 2ab, और इस रेक्टेंगल की एरिया है ab और इस रेक्टेंगल की एरिया भी है ab। तो जो अलजेब्रा है वो इस स्ट्रॉबेरी केक में छुपा हुआ है, और जब मैं इन दोनों को कैंसिल करता हूँ तो वो बराबर है मेरा केक खाने के। कितना खूबसूरत प्रूफ है। लेकिन इस प्रूफ को एयर टाइट करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्या ये जो शेप हमने बनाई है क्या ये वाकई में स्क्वायर है? और उसको प्रूफ करने के लिए आप इस एंगल को अल्फ़ा ले लें और इस एंगल को बीटा ले लें, और ये हमारा राइट एंगल है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो है ये अल्फ़ा है और ये वाला एंगल बीटा है। अब हमें पता है कि सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज, और यहाँ पे ये सम भी 180 डिग्रीज के बराबर है, इसलिए ये एंगल राइट एंगल होना ज़रूरी है। उसका मतलब है कि ये वाकई में एक स्क्वायर शेप है और हमारा प्रूफ अब एयर टाइट हो गया है। बहुत ही खूबसूरत प्रूफ, या 2 केक से या 1 केक से, जैसे आप चाहें। पाइथागोरस का ये थ्योरम भी एक ग्रेट थ्योरम है। मैंने जो आपको इसका प्रूफ दिया, मैंने 2 तकरीबन एक जैसे प्रूफ दिए। एक को मैंने 2 केक प्रूफ कहा, एक को मैंने 1 केक प्रूफ कहा।
ये अकेले प्रूफ्स इसके नहीं हैं। यूक्लिड की एलिमेंट्स में इसका एक और प्रूफ है, और अब तक मैथमेटिशियंस ने इसके 200 से ज़्यादा प्रूफ्स जो हैं वो डिस्कवर किए हैं या बनाए हैं। तो एक तरह से ये थ्योरम भी इनएविटेबल है। और अगर आप फिज़िक्स के किसी भी फिजिसिस्ट से पूछेंगे पाइथागोरस के थ्योरम के बारे में, तो वो कहेगा ये इनएविटेबल है, क्योंकि जहाँ पे भी आपको डिस्टेंस मेजर करना होता है वहाँ इस थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है। तो उस लिहाज से ये थ्योरम इनएविटेबल है। ये अनएक्सपेक्टेड भी है, और हमें ये थ्योरम अनएक्सपेक्टेड नहीं लगता, क्योंकि बचपन से हमें बताया जाता है इसके बारे में। लेकिन हम अगर तारीख़ में पीछे जाके देखें तो जिन लोगों ने इसको डिस्कवर किया था या उन्होंने जिस तरह से इसको इन्वेस्टिगेट किया था, तो ये एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी उनके लिए। तो ये अनएक्सपेक्टेड भी है, और ये ऑब्वियसली इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि ये इन 3 क्वांटिटीज़ में एक बहुत ही सिंपल रिलेशनशिप हमें देता है। तो वंस अगेन मैं ये कहूँगा कि ये थ्योरम जो है वो G.H. हार्डी के ग्रेट थ्योरम्स के क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। तो G.H. हार्डी के क्राइटेरिया के मुताबिक ये एक ग्रेट थ्योरम है, और मेरी नज़र में ये बहुत ही खूबसूरत थ्योरम है।